नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में जो सियासत चल रही है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के पर्चा या नामांकन खारिज होने के बाद से अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के लोग ही घर के भेदी हैं और ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी वोट चोरी के बाद सीधे सीट चोरी पर उतर आई है। तकनीकी लोग, विशेषज्ञ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी चूक कांग्रेस ने कर कैसे दी। और आम आदमी सवाल पूछ रहा है कि यह चुनाव हारा गया है या हरवाने की साजिश की गई है। बिना कांग्रेसियों के मिले हुए यह तो मुमकिन नहीं लगता। तो क्या कांग्रेस में जानबूझ करके हार की पूरी पटकथा लिखी थी और उसका सूत्रधार बीजेपी को बना दिया, या बीजेपी ने धोखे से कांग्रेस की सीट को छीन लिया, या ये तकनीकी चूक थी, कांग्रेस इसे स्वीकार करना नहीं चाहती इसलिए अब सियासत कर रही है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं और कल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात भी कही है। आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव आयोग से भी आज कांग्रेस को झटका लगा और केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि इस मामले में वो कांग्रेस को कोई राहत नहीं दे सकते। इस पूरे मामले के बाद अब कल सुबह जो है कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। साथ ही साथ वो जनता के बीच में भी अपने पूरे संदेश को लेकर के पहुंचेगी कि उसके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है और लोकतंत्र की हत्या की साजिश की जा रही है। बीजेपी कह रही है इस पूरे मामले में फॉर्म भरने वाले कांग्रेस के नेता, फॉर्म चेक करने वाले कांग्रेस के वकील, फॉर्म में डिटेल देखने वाले कांग्रेस के प्रभारी, प्रत्याशी जो थी वो कांग्रेस की, रिजेक्शन जो हुआ है वो चुनाव आयोग की तरफ से हुआ है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर तोहमत लगाई जा रही है। दोनों बयान सुनिए। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेके बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। मेरे को तो साहब सुबह से पेपर आना शुरू हुए। एक पेपर आया तो उसमें 2019 में वो केस खत्म हो गया था। फिर उसके बाद दूसरे पेपर, तीसरे पेपर, मुझे तो लगातार टैक्सेशन में कहाँ कमी की गई, कहाँ पे कोर्ट के केस का ये हमने जिक्र नहीं किया, सारी जानकारियाँ मुझे कोई ना कोई भेज रहा था और वो मैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ पे आपत्ति दर्ज करवा रहा था। हम चुनाव इतनी तैयारी के बाद लड़े तो जीतने के लिए लड़ रहे थे और चुनाव हम जीत भी रहे थे। आप देखिए कि कांग्रेस के सारे लोग 2 दिन की तैयारी के बाद भी उनके 15-20 विधायक गए नहीं, तो कहीं ना कहीं उनमें कमजोरी थी। तो मुझे तो लगता है कि क्यों कमजोरी थी, फार्म में क्यों नाम छोड़ा, शायद हो सकता है प्रत्याशित हार से बचने के लिए हमको किसी ने थोड़ी मदद की हो। चुनाव आयोग का कानून है जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं रही है, देश को बचाने की लड़ाई है। किस तरीके से उस सेवल सम्मान को आपने किस दुरुपयोग किया, इसकी आज तक हिस्ट्री में देश में हुआ ही नहीं, वो कर गए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कागज कहां से आया हमारे पास। अरे अध्यक्ष जी, आपकी बुद्धि पे ताले पड़ गए हैं। लोकतंत्र में ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आप मानते हो नहीं मानते हो? इसमें लिखा है नहीं लिखा है कि जिस तरीके से आपने सम्मान को एक अपराध बनाया, ये अपने आप में अपराध है और वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। ये सारे विधायक शुक्रवार के दिन हम दिल्ली जाएंगे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के सामने 62 के 62 विधायक इस बात की गुहार लगाएंगे कि हम एक विधायक नहीं है,
पूरे 2.5 लाख 3 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे वोट के अधिकार की जो दुरुपयोग किया, उसके साथ जो बलात्कार किया, उसके लिए राष्ट्रपति से न्याय मांगेंगे। राजस्थान में भी फॉर्म भरा गया राज्यसभा का। बीजेपी के एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर थी जिसका फॉर्म में उल्लेख नहीं था, लेकिन उन्हें 1 दिन का टाइम दिया वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने। झारखंड में फॉर्म में गलती थी तो उनका फॉर्म होल्ड करके उसे समय दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव जो रिटर्निंग ऑफिसर है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के, एक हथियार बन के उसने। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के कई नेता अब शब्दों का तक प्रयोग कर गए। जी हां, ऐसे शब्द बोल गए जो आपत्तिजनक हो सकते हैं, जिनको लेकर विवाद हो जाए। बाबू जंडेल जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर के बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और विक्रांत भूरिया ने भी कुछ ऐसी बातें कह दी जो कहीं भी एक राजनेता को शोभा नहीं देती। दोनों के बयान सुनिए। ये मीनाक्षी का जो अपमान हुआ, जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया, वैसे मीनाक्षी का चीरहरण हुआ। और ये जो 62 योद्धा है, ये पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कल भी रात भर सोते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, और ये लड़ाई भोपाल की नई दिल्ली तक होना चाहिए। ये जो इनकी औकात है, ये राजा दिग्विजय सिंह की, जिस राजा ने पंचायती राज दिया और जो एक बहन का, नटराजन का जो फॉर्म रिजेक्ट किया, ये मुख्यमंत्री नहीं है। मैं कांग्रेस के लिए मेरी कुर्बानी देने में तैयार हूं। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो तप नहीं सकता है, जो लड़ नहीं सकता है, लाठी नहीं खा सकता है, सभी पर संघर्ष नहीं कर सकता है, नेतागिरी उसके लिए नहीं बची है। और आइए अब देखते हैं कि क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, खुले आसमान के नीचे पड़ रहा और आइए सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे रुख कर लेता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी जुड़ गए, उनका स्वागत है। और संजय चड्डा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के और कानूनविद, संविधान के जानकार हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समर जी आपके पास आता हूं। समर जी, देखिए जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन लोग, आप कुछ भी कहें, लोगों को यह लग रहा है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस ने बड़ी लापरवाहियां की और विपक्ष के नाते लोगों की आपसे भी बहुत उम्मीद होती है। फॉर्म एक भरा, डमी कैंडिडेट नहीं उतारा सर आपने, जब आपको पता था कि सारी व्यवस्थाएं जो है बीजेपी पुख्ता करके चल रही है, दुरुस्त करके चल रही है। आप डमी कैंडिडेट उतार सकते थे। जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था तो जाहिर सी बात है वो तैयारी करके आई है। आपने डमी कैंडिडेट नहीं उतारा। जानकारी को लेकर के तकनीकी तौर पर चुनाव के अंदर अमूमन डमी कैंडिडेट्स को उतारने की प्रथा भारत में बिल्कुल नहीं। समर सिंह जी, एक मिनट मैं आपको याद दिला दूं, आपने हरियाणा में चुनाव में उतारा था नहीं है, लेकिन मैं उसको मेरी बात पूरी करने दीजिए। लेकिन कहीं कहीं पर इन चीजों का प्रयोग किया गया है। जहां तक बात है, आप भी इस चीज को मान रहे हैं कि जनता को आज विपक्ष से के तरफ देख रही है अपनी समस्याओं को लेकर। उसी समस्या को उठाने के लिए सुश्री नटराजन जो है वो सदन में जाने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, एकाएक कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव जीत नहीं पाती है या उनको लगता है जीतना संभव नहीं है, वहां पर साम दाम दंड भेद करके और इस प्रकार के षड्यंत्र करके जीतती है। यहाँ पर चूंकि राज्यसभा के चुनाव थे तो यहाँ पर वोट काटे नहीं जा सकते थे, वोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे, खुद के एसआईआर नहीं कराया जा सकता था, तो उन्होंने इस प्रकार के हथकंडे को अपनाया। अब दूसरी बात आती है मीनाक्षी नटराजन जी के हलफनामे पे जो उन्होंने नॉमिनेचर पर सबमिट करा है, उसके अंदर नॉमिनेशन के अंदर जो त्रुटि हुई है वो त्रुटि नहीं है। वो अगर आप किसी भी कानूनविद से अगर उसके बारे में बात करें, मेरे साथी वरिष्ठ अधिवक्ता वो बैठे हुए हैं, ये बताएंगे आने वाले समय में कि किस प्रकार से सिर्फ उन्हीं मुकदमों का आपको ब्यौरा देना होता है जिसमें सजा 2 साल से अब से अधिक हो,
या फिर आपको ऑलरेडी उसके अंदर कन्विक्ट कर दिया गया है, या फिर माफ कीजिएगा, या फिर उसका फैसला जो है सुरक्षित कर लिया गया हो ना। दोनों ही कंडीशन नहीं होने के बाद में अगर इस प्रकार से होता है तो ये चुनाव छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। ये सोचिए कि जिन लोगों ने शहादत दे के इस देश को बनाया, जिस पीढ़ी ने पूरे अपने सर्वस्व निछावर कर दिया, जिन्होंने संविधान का निर्माण करा ये सोचकर कि सबको समानता का अधिकार मिलेगा, आज उनकी आत्मा किस प्रकार से खुद उनको कचोट रही होगी, कि तड़प रही होगी, वो देखकर कि किस प्रकार से उनके देश में इस प्रकार की काम किए जा रहे हैं। समर जी ये ठीक है, ये सैद्धांतिक बातें आप कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे तकनीकी तौर पर बात कर लेता हूं। आप कह रहे हैं कि नियम विरुद्ध ये हुआ है, इलेक्शन कमीशन को आपने जाकर के वो कानून दिखा देना था। जो बीजेपी दलील दे रही है वो ये कह रही है कि आपको लगता है हमने नहीं दिखाया होगा जी, तो अगर आपने कागज दिखा दिया है, हमने परिमल नाथवानी जी का भी जो केस है लगभग एक जैसा ही है। हाँ। उनको 24 घंटे का समय मिल जाता है, ठीक है। हम विधि के समक्ष समान है ही नहीं। और जिस प्रकार से आज कुछ लोग हैं जो जनता है, कुछ नेता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कुछ हो सकता है मीडिया हाउसेस भी ऐसे हों जो कि इस चीज से खुश हो रहे हैं। ये खुश होने का नहीं, ये दुखी होने का समय है। समर जी, संविधान पे इस प्रकार से आघात होगा। बीजेपी कह रही है, समर जी, बीजेपी कह रही है कि आप ही के लोग जानकारी दे रहे थे। आने वाले समय में जो लोग गटर का पानी पी के मध्य प्रदेश के मर रहे हैं, जो लोग जो है आप अभी इस मुद्दे पर आइए समर जी, क्योंकि ये कांग्रेस का नुकसान नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता का नुकसान है कि अगर आपके पास एक सीट जनता ने दे रखे थे इतने विधायक, और अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी दोषी हैं उस पूरे मामले में। मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के लोग ही उनको बता रहे थे, और एक मामला नहीं है ना, कितने मामले, अक्षय कांति बम चले गए उधर बीजेपी में, आप कह रहे हैं चलिए लालच लेकर के चले गए। इससे पहले छतरपुर में हुआ था, उससे पहले लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जहां ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चाहती नहीं कि संजीदगी से चुनाव लड़ा जाए। अभिलाष जी, विपक्ष को कम से कम चुनाव लड़ने का नहीं तो बोलने का मौका मिले कि 17 साल पुराने एक मुकदमे के अंदर धाराएं बढ़ा दी जाती है अक्षय कांति बम की। अक्षय कांति बम को प्रेशराइज नहीं किया ऐसा तो नहीं बोल सकते। गाड़ी में बिठा के 2 रंगा बिल्ला पास में बीच में बिठा के घुमा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और क्या नहीं, डर, धमकियां, ईडी, सीबीआई, उसके बाद में प्रलोभन, ये सब चीज करके तो भारतीय जनता पार्टी जीती। यही तो हम भी कह रहे हैं। अच्छा, और ये नुकसान देखिए, ये नुकसान जितना भारतीय कांग्रेस पार्टी का है, मैं मानता हूं कि उससे ज्यादा मुकेश मल्होत्रा जी के मामले में भी सेम चीजें हुई। जीता जिताया विधायक आपका माननीय कोर्ट ने हटा दिया, ये कहते हुए कि आपराधिक मामले छिपाए थे आपने अपने नामांकन। आदमी इस देश के अंदर ऐसा भी है जिसने ये नहीं बताया कि उसकी बीवी भी है, जिसने ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, जिसने ये नहीं बताया कि उसकी एजुकेशन क्या है। आप देख लीजिए, ऐसे भी लोग यहाँ पर है। खुद जो आपके विजयवर्गीय जी है वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है पश्चिम बंगाल में कई मुकदमे लगे हुए हैं, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूं। आप उसकी जांच करवा दी, चलिए ठीक है, हमारा नॉमिनेशन आपने निरस्त कर दिया, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के क्या विधि के समक्ष समानता के अधिकार कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं है? ठीक है समर जी, चलिए से पूछना चाहता हूं। ठीक है समर जी, मैं आप जल्दी से इस पूरे मामले को लेकर के आ जाता हूं। यशपाल जी आपके पास। यशपाल जी, ये सीट आप जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा लगेगा लोगों को कि यार कुछ तो गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। और ये बात सही है, जब आपने तीसरा कैंडिडेट उतारा था तभी ये तय हो गया था कि आप खेला करने वाले हैं, क्योंकि बिना नंबर के आप तो जब मेरे पुराने डिबेट निकाल करके पूरे पुराने प्रोग्राम मेरे देख लीजिए, मैंने ये कहा था कि बीजेपी ने बिना नंबर के अगर तीसरा कैंडिडेट उतारा है तो उसका मतलब यह है कि कैंडिडेट लाने की तैयारी है या कोई और रास्ता चुन लिया गया है। तो सर ऐसे जरूरत क्या थी इसकी, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी, मुझे ये समझ नहीं आया। अभिलाष जी, मैं आपकी बात पर भी आऊंगा, लेकिन आज हम न्यूज 24 पे तमाम पाठकों को जानकारी देने के लिए आपने डिबेट का विषय बनाया है। कांग्रेस अपनी बात कर रही है, आपने विषय चढ़ा, हम हमारी बात करेंगे। देखिए, हैदराबाद के मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के यहाँ 20 अगस्त 2025 से श्री लता के द्वारा लगाया गया एक प्रकरण लंबित था, और उसके अंतर्गत आरोपी क्रमांक 4 सुश्री मीनाक्षी नटराजन थी। 17 सितंबर 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस भेजा गया। 24 अक्टूबर को वकील ने जवाब दिया कि वह निर्दोष है। 27 नवंबर 25 को कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। मैं कहना चाहूंगा अभिलाष जी की न्यायालय ने संज्ञान में लेकर के यदि आरोपी को समन जारी कर दिया और समन के बदले में मीनाक्षी नटराजन के वकील ने जवाब भी दे दिया, तो मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मामला चल रहा है, इसलिए यह भी लंबित आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में आता है।
ये माननीय संजय जी चड्डा जी वकील साहब विराजित हैं, उसको विस्तार से बताएंगे। देखिए अभिलाष जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आरओ जो था रिटर्निंग अफसर, उसके साथ में भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर श्री झा भी मौजूद थे और श्री झा की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। जेपी घनोपिया जी का स्टेटमेंट मैंने सुना है अभिलाष जी, जिनमें उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने मुझे बताया ही नहीं, तो मैं काहे को फॉरम में लिखूंगा कि इनका कोई प्रकरण हैदराबाद में चल रहा है। और हम क्या कह रहे हैं, नाराज होकर के कर्नाटका नहीं पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर जो रामकिशोर दोंगने, जो वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के, क्या नाराज हुए अभिलाष जी, क्या झल्ला है। और उन्होंने सारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह ला करके खड़ा कर दिया कि कांग्रेस को इन्होंने डुबो दिया। ये कौन कह रहे हैं? जो कर्नाटक जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। जो चीज मैं बताना चाह रहा था आपने भी बता दी, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बात को लेकर के दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है दूध का जला। लेकिन 2009 में सुषमा स्वराज को लोकसभा का टिकट मिला, राजकमल पटेल का चुनाव नामांकन रद्द हो गया। 2024 में जैसा कि आपने उल्लेख किया, वीडी शर्मा जी के साथ में सपा से मीरा यादव का चुनाव रद्द हो गया। इंदौर का आपने उल्लेख किया, 2024 में बम ने बम फोड़ दिया और वे हट गए नॉमिनेशन फाइल से। 2024 में इसी प्रकार की घटना सूरत में हुई। देखिए ये कांग्रेस इतनी नेग्लिजेंसी करती है, इतना अनुत्तरदायी है कि कांग्रेस कोई भान ही नहीं है। और छोटी मोटी तो 6 गलतियां थी अभिलाष जी उस नॉमिनेशन को जब चेक किया गया, लेकिन मेजर गलती जो थी वो ये थी कि उन्होंने प्रचलन में आए हुए किसी मामले को छुपाया, बताया नहीं। ये भी अपराध है। ठीक है। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर के। संजय चड्डा जी, बहुत तकनीकी सवाल है और आपका जवाब बहुत कुछ तय करेगा कि आखिर कल सुप्रीम कोर्ट से कितनी राहत मिल पाएगी। क्या ऐसा कोई प्रकरण जो मामला चल रहा हो, अदालत में विचाराधीन हो, उसको लेकर के भी जानकारी देना जरूरी है, या फिर जो कांग्रेस की दलील है कि 2 साल से ज्यादा की सजा वाला ऐसा कोई मामला था ही नहीं, इसीलिए जानकारी नहीं दी गई? ये थोड़ा तकनीकी तौर पर स्पष्ट करें। देखिए सेक्शन 33A जी, उसका सब क्लॉज 1 ये बताता है कि किन परिस्थितियों में, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, किन परिस्थितियों में जो एक कैंडिडेट है उसको अपने अगेंस्ट चल रहे तमाम जो केसेस हैं उनको डिस्क्लोज करना है। उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि ऐसा कोई भी केस जहां पे चार्जशीट दाखिल हो गई है और जहां पे ऑफेंस 2 साल से अधिक है, वो वाले केसेस को आपने डिस्क्लोज करना है। और दूसरा जो है, जहां पे आप 2 साल से अधिक किसी केस में कन्विक्ट है। ये 2 चीजें ही मात्र वर्णित हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। अब मैं आपसे दूसरी एक बात कह रहा हूं कि किन परिस्थितियों में, जब ये हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को के अगेंस्ट कोई अगर प्राइवेट कंप्लेंट हो जाती है, तो भी वो केस तो हो गया, प्राइवेट कंप्लेंट है, जज ने अभी चार्जशीट नहीं की है, जैसा कि यहां का केस है, जैसा कि ये आज जो जिस केस पे हम लोग बात कर रहे हैं, उस केस में जज ने कोई भी चार्जशीट नहीं है। जज ने किसी भी तरीके से चार्ज को फ्रेम नहीं किया है अभी जी। अर्थात एक कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के में नोटिस हुआ है पार्टी को कि आप आके यहां जवाब दीजिए। अभी इस स्थिति में है जो मुझे तमाम समाचार एजेंसीज के द्वारा पता चला है, न्यूज एजेंसीज में, आपके चैनल में, हर जगह पे जो बात हो रही है उससे ये पता चला है। तो अगर मैं सेक्शन 33 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का देखूं तो उसकी 2 मात्र रिक्वायरमेंट हैं, और वो दोनों रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके सामने वर्णित कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे क्या ये चार्जशीट दाखिल हुई है, नहीं हुई है, ये देखना होगा। चार्ज पे कोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ है, ये देखना होगा। और जो आपसे मुझे सूचना मिल रही है वो अभी चार्ज की स्थिति आई नहीं है। तो ये अगर नहीं भी इसकी सूचना दी है तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार से प्राइमा फेसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है उस एफिडेविट में। संजय जी, अगर समन किया कोर्ट ने और जो जवाब आया कोर्ट उससे खुश नहीं हुआ और कोर्ट ने कहा नहीं आप प्रॉपर जवाब दीजिए, आप आइए, तो क्या ये चार्ज फ्रेम करने की परिभाषा में आ जाता है कानूनी तौर पर? जी नहीं आता। नहीं आता।
बिल्कुल नहीं आता। चार्ज फ्रेम करना उस वक्त होता है जब अवलोकित करती है कोर्ट अपने चार्ज का एक ऑर्डर होता है बहुत लंबा, 5, 10, 15, 20 जैसा पेजेस का ऑर्डर होता है। तफसील से सारे इवेंट्स को नरेट किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि इन वजहों से प्राइमा फेसी केस है और इस वजह से ये कोर्ट आज अगेंस्ट अभियुक्तों के चार्ज फ्रेम कर रही है। चार्ज फ्रेम करने का अर्थ हो गया कि ये ऑफेंसेस आपने किए हैं, ठीक, आप बताइए क्या कहना है। वो लोग मना करेंगे तब ट्रायल होगा। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी के पास आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है दिनेश गुप्ता जी। देखिए, तकनीकी तौर पर तो अब माननीय कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि चार्ज फ्रेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बड़ी जो बेस जो बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि सेम इसी तरह का केस राजस्थान में सामने आ गया और वहां पर 24 घंटे की मोहलत दे दी गई, और यहां पर मीनाक्षी नटराजन को, मैंने आज ये बहुत जानने की कोशिश की कि मीनाक्षी नटराजन को कब बताया गया कि आपके फॉर्म में ये कमियां हैं और उन्हें क्या जानकारी, उन्हें कितना वक्त मुहैया कराया गया। तो जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि स्क्रूटनी के टाइम तीनों कैंडिडेट को बुलाया गया था। उस वक्त मीनाक्षी नटराजन से कहा गया कि आपके फॉर्म में ये गड़बड़ियां हैं, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए जानकारी नहीं दी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जानकारी देनी आवश्यक है, और जो तकनीकी ग्राउंड था उन्होंने रखा। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने से उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको बताते हैं, और बाद में फैसला आता है कि आपका रिजेक्शन हो जाता है फॉर्म का। तो ऐसे में क्या सर ये जो मोरल ग्राउंड कांग्रेस ले रही है, क्या आपको लगता है ये बहुत वैलिड है? तकनीकी तौर पर तो खैर संजय जी ने बताया कि अभी इसको देखा जाएगा, कोर्ट देखेगी इसमें कल अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो, लेकिन मॉरल ग्राउंड पर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो सही लग रही है? देखिए, जो इस वक्त 2-3-4 जो इस पॉइंट है, इसमें लीगल भी है, टेक्निकल भी है, मोरल भी है जी। तो मोरल ग्राउंड पे तो सबसे पहले ये है कि आपके खिलाफ कोई भी मामला यदि परिवाद भी है, आपको नोटिस है, तो आप यदि दे भी देते तो क्या फर्क पड़ जाता? कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता क्या उससे? बिल्कुल। क्या उस पर कोई सवालात खड़े होते? जो बात लीगली सारे जो विधि विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं, वो बात कांग्रेस भी अपनी नहीं रख पाई कि साहब हमने इसलिए नहीं ये जो है इसका जिक्र किया। तो जब आप मोरल ग्राउंड पे कहीं ना कहीं आप ये बैक फुट पर होते हैं, तब आप बहुत सारे ऐसे तर्क देते हैं जो लोगों के समझ से परे होते हैं। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर का भी जो ऑर्डर है ना, उसे आप कंप्लीट ऑर्डर नहीं कह सकते। उसमें उन्होंने जो है कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, बहुत सारे फैक्ट उसमें छुपाए हुए हैं। उन्होंने उस डेफिनेशन को भी जो है कहीं ना कहीं छुपाया है। जो 33 के बारे में जब भी बता रहे थे तो उन्होंने 33 के बारे में बहुत स्पष्ट किया कि उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, किस तरह के केसेस का जिक्र किया जाना चाहिए। तो इसको उन्होंने अपनी ऑर्डर शीट में नहीं लिया रिटर्निंग ऑफिसर ने कि वो क्या, कौन सा नियम है जिसके कारण हमको ये करना पड़ रहा है, और उसका एक प्रावधान ये है। जो बहुत सारी जो संदेह इसी के कारण होता है, क्योंकि इस तरह के जो लीगल ऑर्डर होते हैं वो बिल्कुल उस तरह स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जिसको कोई भी आसानी से समझ सके, आसानी से पढ़ सके। लेकिन इसमें आपने इसको जो है एक केवल एक नोटिस है, इस नोटिस के आधार पर ये तय नहीं होता कि केस का स्टेटस क्या है जी। तो आपकी इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? केवल उस नोटिस का कोई यदि आपके पास सर्टिफाइड कॉपी आई, आपने उससे पुष्टि कर ली, उसमें आप देखिए वो बीएनएस की का जो सेक्शन 223 जिसमें नोटिस दिया गया है, उस नोटिस के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवालात हैं कि वो नोटिस क्या इस सेक्शन में दिया जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो लीगल भी हैं और टेक्निकल भी हैं। और जब इस मामले में आप जो है इसमें समय देने की तो कोई व्यवस्था मुझे लगता है कि होती नहीं है। जो एक बार आपने दे दिया है नामांकन पत्र में, उसमें बदलाव तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि डेट निकल चुकी है। टेक्निकली तो आप उसको अब कोई चेंज नहीं कर सकते। अब जो भी डिसीजन लेना है रिटर्निंग ऑफिसर को लेना है कि वो उसको इंटरटेन करता है या नहीं करता। इंटरटेन उसने नहीं किया, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने भी अब रिजेक्ट कर दिया। अब कोई स्कोप तो है नहीं, अब आपके पास केवल एक स्कोप है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आपको इसी डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा जो है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं वापस समर जी आपके पास आता हूं। समर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है वक्त आ गया है जब कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि वो हर बात का ठीकरा बीजेपी पर फोड़े। बीजेपी ने गलत किया है, सही किया है वो अलग चीज है। लेकिन समर जी एक बात बताइए, कांग्रेस के नेता आप जब उनको भेजने की तैयारी करते हैं वो पूरे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। रामकिशोर दोगने जी की बात कही जा रही कि वो नाराज हो गए। कांग्रेस के नेता, ये बात सही है कि तेलंगाना में क्या केस चल रहा है, कौन सा नहीं है, ये जानकारी बीजेपी के नेताओं को कम होगी,
कांग्रेस तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उनको होगी या आपके कांग्रेसी मित्रों को होगी? और बीजेपी तो खुल के कह रही है, हेमंत खंडेलवाल खुद खुल के कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने हमें कांग्रेस के लोगों ने हमें बताया कि इन पर ये केस है। और दूसरा, कांग्रेस में जिस तरह से नाराजगी जाहिर हुई थी मीनाक्षी नटराजन के नाम सामने आने के बाद, क्या आपको लगता नहीं कि पार्टी को थोड़ा अंदरूनी तौर पर भी देख लेना चाहिए? उसके बाद आपने डमी कैंडिडेट भी नहीं उतारा, तो आप अपनी गलतियों के लिए चलिए वहां पर मैं मान सकता हूं तकनीकी तौर पर बाकी ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ज्ञान चंदानी जी का एक बयान था, उनका निजी बयान था। इस प्रकार के जो बयान है किसी नेता के खिलाफ, तो सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि मानसी सोनी वाले केस के अंदर वो माननीय प्रधानमंत्री जी के चरित्र के ऊपर बात करते हैं, तो वो उनका निजी बयान रहता है। तो लोग बयान देते हैं, वो उनका निजी बयान था, पार्टी ने उसके साथ में कोई सरोकार नहीं था। लेकिन एक कॉमन सी टेंडेंसी बन गई है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ होगा, आपने कभी इस बारे में किसी ने बात नहीं करी होगी कि गाड़ियां भर के जो दिल्ली की तरफ निकल गए थे 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव के खिलाफ, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ जरा सी हम खटपट होती है तो वो एक मुद्दा बन जाता है। आप तो चाहते, मतलब आप माफ कीजिएगा कि लोग तो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन असल बात यह है कि इन बातों से अपनी असलियत भारतीय जनता पार्टी नहीं छुपा पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संविधान का, लोकतंत्र का हनन इस देश के अंदर सबके सामने कर रही है। और उससे प्रश्न पूछने की जगह आज जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विपक्ष से पूछे जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि चुनाव जीतना हारना सब अपनी जगह पर है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस मानसिकता को लेकर, जिस सोच को लेकर संविधान की रचना की गई, उस संविधान को सरेराह तार किया जा रहा है। ये तो आप इसे अंडर प्ले कर रहे हैं समर जी। विपक्ष से समर जी, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि इतने झटकों के बाद भी आप प्रिकॉशनरी एक डमी कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है, आप स्वीकार ही नहीं कर रहे। पार्टी ने भी देखिए, अब देखिए, जरूर मैंने आपको बताया कि संविधान के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको अनिवार्य रूप से डमी कैंडिडेट उतारना है। अरे वाह, आश्वस्त थे हमारी जीत से। पहली बात, हम आश्वस्त थे अपनी जीत से। हम आश्वस्त थे इस चीज से कि हमारे सभी विधायक सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी को ही अपना मत देंगे। ये तो आप आश्वस्त राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी थे। आप तो आश्वस्त सारे चुनावों में थे। और जो उसमें गड़बड़ियां हो जाती हैं फिर कहते हैं हमारे साथ धोखा। हर चीज के लिए भाई बीजे आप कहीं नहीं लिखा कि आपको डमी कैंडिडेट उतारना जरूरी है, लेकिन कहीं यह भी तो नहीं लिखा कि मत उतारिए। और जब आपके साथ एक के बाद एक धोखे हो रहे हैं तो आपको तो आप सारा इल्जाम, जब एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी सामदान दंड भेद करती है, तो फिर आप अपनी तरफ से कमी क्यों छोड़ रहे हैं? इसका जवाब जनता को आपको भी देना चाहिए। बात है, हम ये कहते हैं कि बीजेपी सामदान दंड भेद करती है, लेकिन हम जब भी अगली बार चुनाव लड़ने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को और निचले स्तर पर जो है गिरा हुआ पाते हैं। एक फिल्म थी चाइना गेट, इसके अंदर एक डायलॉग था, अगर आपकी इजाजत तो बोलना चाहूंगा कि लड़ने का दम तो ले आओगे, लेकिन कमीनापन कहां से लेके आओगे? ये भारतीय जनता पार्टी पे आज ये चीजें साबित हो रही है, सिद्ध हो रही है। पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरे लोग, इस प्रदेश के लोग इस बात को मान रहे हैं। ना ये नहीं है, हमेशा रोने का नहीं। जब आप उनको इस लेवल तक की उपमाएं दे रहे हैं और आप तैयारी पूरी नहीं कर रहे हैं, अपनी तैयारी तो कर लीजिए ना कम से कम जंग की। जब पता है कि दुश्मन के पास खंजर भी है, उसके पास बंदूक भी है, सब कुछ है, और आप बिना हेलमेट लगाए निकल जाएंगे, बिना ढाल लिए निकल जाएंगे, फिर कहेंगे हम शहीद हो गए। हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं आप। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं कि हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को, जो 2014 से पहले की बात कह रहा हूं मैं, कि कभी भी दुश्मन नहीं माना। वो हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी थी और ऐसा ही हम सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी सोचते रहिए, बहुत बढ़िया, सोचते रहिए। अगर ये जो पूरी पार्टी निपटा लीजिए, सोचते रहिए आप। मेरी दोस्त ने अभिलाष की बात तो सुनिए, अगर यही सोच कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के लिए होती तो विश्वास मान लीजिए इनको पैदा ही नहीं होने दिया होता हमने। ना हम एक स्वच्छ लोकतंत्र में। अरे भाई, अब ये विक्टिम कार्ड और ये सब चीजें नहीं होता। अपनी गलतियां भी स्वीकार, अपने अंदर भी झांक कर देखिए। चलिए यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आपके पास आता हूं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, चलिए एक सीट आप जीत भी लेते हैं, मान लीजिए, हालांकि अभी मामला कोर्ट में जाएगा, जनता की अदालत में। मैं आऊंगा आपके पास संजय जी, बस 1 मिनट में आया। लेकिन यशपाल जी, आपको लगता नहीं है कि ये आपने इस मामले को इतना ज्यादा हाईलाइट कर लिया है कि बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि वो कुछ भी करके बस उसे चुनाव जीतना है, उसके लिए मर्यादाएं तार हैं, वर्जनाएं तोड़नी पड़े तो टूट जाए, सब कुछ हो जाए, ये उस कटघरे में आप दोबारा खुद को लाकर खड़ा कर लिया आपने? नहीं अभिलाष जी, चुनाव होता ही मतों के आधार पर, मतों की संख्या के आधार पर। और अगर हमको लग रहा था कि 7, 8, 10 वोट अगर हमको प्राप्त हो जाते हैं तो हम चुनाव में कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। हमने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस तो डमी खड़ा नहीं कर पाई। कांग्रेस को विश्वास ही नहीं है। अभिलाष जी, आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने एक बार नहीं 3 बार डमी कैंडिडेट की कहा। कांग्रेस के मौजूदा पर ही विश्वास नहीं करते तो डमी पर क्या विश्वास करेंगे? फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा अभिलाष जी कि देखिए,
मीनाक्षी नटराजन जी के वकील साहब ने 24 अक्टूबर को जवाब दिया था कि मीनाक्षी निर्दोष है। बदले में 17 नवंबर 25 को कोर्ट ने खारिज कर दिया, यह कहकर के मना कर दिया कि ना केस विचाराधीन है। हाँ, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, विचाराधीन मैं ये भी कहना चाहूंगा अभिलाष, हाँ। विचाराधीन है ना, विचाराधीन। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब स्कूटनी हो रही थी, फॉर्म 26 में शपथ परिवारवाद न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया। 3 पत्र जवाब में प्रस्तुत किए मीनाक्षी जी ने ऑब्जर्वर के सामने, आरओ के सामने, उसमें भी इसका उल्लेख नहीं किया। फॉर्म ए का पार्ट कुछ और था, फॉर्म बी का पार्ट कुछ और था, निरंक छोड़ रखा था। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट कहता है ना एक जानकारी मैं ये कह ही नहीं रहा, जानकारी देना अनिवार्य ना जानकारी देना अनिवार्य, वो तो कोर्ट डिसाइड कर लेगा, वो ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपके नंबर कम थे और दूसरी तरफ आपने कैंडिडेट उतारा, तो ये अगर सेल्फ गोल ना करती कांग्रेस तो आप कुछ तो खेल करते ना कि ऊपर से टपक जाते आपके पास वोट। अरे अभिलाष जी, कांग्रेस के अनुशासनहीनता को हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और कांग्रेस हमेशा अनुशासनहीनता की, वहां कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। तो हमने तो कोशिश करी कि तीसरा कैंडिडेट उतारे ना, कोशिश नहीं, आपने पूरा गणित लगा रखा था। और जो मेरे पास जानकारी है वो ये बताते हैं कि 1 नंबर ऊपर नीचे हो रहा था और आप लोगों को पता था इस 1 नंबर को कैसे हम सेटल कर लेंगे, और सबको पता है कि आपके पास उनकी कौन सी कमजोरी है जिसका फायदा उठाते हैं। तो ये तो बहुत ये देखिए, बहुत चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं। अभिलाष जी, मीनाक्षी नटराजन जी को हमने तो नहीं कहा था कि आप फॉर्म में अपराध का जो प्रकरण दर्ज चल रहा है तो ठीक है। मेरा तो सवाल यही है कि जब आपके पास नंबर नहीं थे तो भी आपने अगर कैंडिडेट उतारा था तो हारने के लिए तो उतारा नहीं था, तैयारी तो पूरी थी आपकी। अरे अभिलाष जी, चुनाव में गणित चलता है, गणित को उठाया जाता है, पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। आप तो फेल लेकिन होते हैं, आप तो पास ही पास होते हैं, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है कि आपको फेल होने की अभी कहीं दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं। संजय चड्ढा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, प्लीज सर। मैं तो मात्र सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपने सही कहा कि समर जी सारी संवेदनाएं लीजिए, सब पूरे देश भर से आपके साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन आप वही इकट्ठा करते रह जाएंगे। इसी प्रकार से कहीं पार्टी ना समाप्त हो जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जैसा कि बड़े स्पष्ट रूप से यशपाल जी ने कहा, साम दाम दंड भेद सब लगाने का इनके पास स्वरूप है, गणित है, तो वो लगाते रहेंगे। और आप संवेदना मेरा विषय नहीं है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जहां पे भी मैं आपसे ये प्रेरणा ले रहा हूं अभिलाष जी कि जहां पे भी कहीं पे अगर दूर से भी डेमोक्रेसी खंडित होते दिखेगी तो आवाज उठनी चाहिए। बहुत छोटी सी मैंने अपनी आवाज उठा दी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी है। दिनेश गुप्ता जी मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के अंदर खाने के लोग ही इस पूरे विवाद और इस पूरी वजह है? क्योंकि बीजेपी तो ये सब नहीं कर सकती ना, फॉर्म तो कांग्रेस के लोगों ने भरा है, और ऐसा नहीं कि किसी दूसरे चलते फिरते विधायक दूसरे से भरवा लिया गया होगा। वो भी बिल्कुल कोर्ट कमेटी के लोग रहे हैं, उसमें जेपी धनोपिया रहे हैं, उसमें प्रभारी रहे होंगे, अध्यक्ष रहे होंगे, नेता प्रतिपक्ष। तो कांग्रेस के अंदर से ही कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ हुई है ना? नहीं, बिल्कुल हुई है। देखिए, इस तरह के मामले में जो पहली गड़बड़ी होती है वो उम्मीदवार के स्तर पर ही होती है। यदि उम्मीदवार से कोई चूक हो रही है, जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं या जो कोर कमेटी है वो कैसे डिसाइड करेगी? आप धनोपिया जी लीगल देख रहे हैं, उन्होंने मुकेश मल्होत्रा का भी उस मामले में उन्होंने कहा था कोर्ट में जब केस वो हार गए थे कि उनसे चूक कैसे हुई, उन्होंने भी जेपी धनोपिया जी को लेकर कहा था। लेकिन धनोपिया जी को जब आप बताएंगे नहीं कि ये केस है, तब वो तभी तो डिसाइड करेंगे ना कि इसका उल्लेख करना है कि नहीं करना, उसका नेचर कैसा है, कागज कैसे हैं। तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है उनकी, वो तो केवल रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, कैंडिडेट को बताना है कि आपको क्या करना है। और इस मामले में जो बार बार हो रही, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बहुत ज्यादा लोगों को मध्य प्रदेश में इस केस के बारे में पता था। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी मैन टू मैन मार्किंग करती है अपोजिशंस के लीडर की, ये कहीं ना कहीं उस बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन है। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की भी जो है कहीं ना कहीं मार्किंग की होगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखी होगी, अन्यथा अचानक ये सारी चीजें नहीं आती।
रिटर्निंग ऑफिसर ने बाकी आपत्तियों पर कुछ नहीं कहा। बहुत सारी जो दूसरी आपत्तियां थी जो उनके फॉर्म ए और बी में मेल नहीं खाती थी, उनको रिजेक्ट किया, स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक आपत्ति पर किया कि साहब ये जो आपने केस बताया आपराधिक प्रकरण है, इसका उल्लेख आपने नहीं किया, इसलिए कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस मामले में संदेह पैदा करती हैं, और चूक तो कांग्रेस से हुई है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि वो चूक कर रही है। तो उसके पीछे मुझे जो कारण समझ में आता है, ये एक्सपीरियंस लीडरशिप नहीं है, और ऐसे लोग नहीं है, लीगली भी ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के पास आज नहीं है जो ये बता सके कि भारतीय जनता पार्टी की इस स्ट्रेटजी से हम कैसे निपट सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। कांग्रेस के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप हर बार अपनी गलतियों का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते रहेंगे, बीजेपी क्या करती क्या नहीं करती समझ लीजिए पूरा देश जानता है, पर कांग्रेस क्या करती है, कितने चुनाव आपने अपने हाथों से गंवाए हैं। राजस्थान में बनी बनाई सरकार जो थी वो निकाल दी थी आपने हाथ से। ऐसे एक नहीं 10-20 उदाहरण है जिसमें जनता के मैंडेट का अपमान, क्योंकि अगर आपको जनता मैंडेट देती है, आपको 60 से ज्यादा विधायक दिए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिता कर लाएं, उस मैंडेट की रक्षा करना। आप अगर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो आपकी बेचारगी पर लोगों को सहानुभूति तो आ जाएगी, वो आपको दे देंगे, पर मजबूत विपक्ष को सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए होती, उसकी मजबूती के लिए उसे नंबर्स भी चाहिए होते हैं, और उसकी रक्षा करना आपकी भी जिम्मेदारी है। बीजेपी, यकीन मानिए, हो सकता था कि बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा था तो वो जीत जाती, पर उस जीत में आप लोगों की उतनी बड़ी नैतिक हार नहीं दिखती जितनी अभी दिख रही है। उस जीत में लगता कि नहीं यार, कांग्रेस लड़ी और बीजेपी ने फिर से खेला कर दिया, पर आप लोगों ने तो खुद ही अपने साथ खेला किया है, और ये खेला जो है ये कांग्रेस का बड़ा झमेला बन चुका है। इस पर ध्यान दीजिए, बीजेपी को दिन रात कोसिए, बीजेपी पर जो करना है करिए। जो नारे वारे जो अभिषेक मनु सिंघवी को मैं देख रहा था, तमाम आपके वरिष्ठ लीडर दिल्ली में जो बैठ करके इतनी बातें कर रहे थे, ये निर्वाचन आयोग के पास वहां पर मध्य प्रदेश पहुंच जाते फ्लाइट से 2-3 घंटे में, वहां पर जाकर के अपनी जो तकनीकी चीजें आपको रखनी थी रख लेते। आप तो सेंट्रल में भी उनको नहीं कर पाए नोटिफाई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे उसका इंतजार कर रहे हैं, जब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं 2 दिन पहले, जिस दिन कल ये हुआ था, कल शाम को माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा लेते ताकि सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर के कोई डिसीजन, इस याचिका को स्वीकार करना है नहीं करना है, कुछ रास्ता बन जाता। अब कल शाम 5:30 बजे फॉर्म वापसी का आखिरी टाइम खत्म हो जाएगा, और कल अगर मान लीजिए कोर्ट में ये चीज नहीं आपके फेवर में आ पाई तो फिर आप असमंजस में रह जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो थोड़ी संजीदगी से लड़िए। आजकल तो लोग पार्षद का चुनाव भी बहुत सोच समझ के लड़ते हैं, आप राज्यसभा सांसद जैसे चुनाव इतनी लापरवाही से लड़ जाते हैं, बड़े दुख की बात है। बहुत शुक्रिया यशपाल सिंह सिसोदिया जी, समर सिंह जी, दिनेश गुप्ता जी, संजय चड्डा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।